गुड नाइट एवरीवन। डियर लर्नर, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। ये हमारी क्लासेस का थर्ड लेक्चर होगा। इस चैप्टर नंबर 5 यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये थर्ड लेक्चर रहेगा, थर्ड पार्ट रहेगा। इस थर्ड पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके आधार पर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, उन प्रिंसिपल की हम स्टडी करेंगे। तो मेंडल ने तीन एक्सपेरिमेंट किए थे। तीन एक्सपेरिमेंट के आधार पर मेंडल ने तीन प्रिंसिपल बनाए डियर स्टूडेंट्स। तो ये प्रिंसिपल हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेंडल दिया प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सेकंड the principle of segregation or purity of gametes. नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल दिया वो दिया प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डियर स्टूडेंट, जैसे कि नाम से जाहिर है डोमिनेंस, यानी इस प्रिंसिपल के अंदर एक गुण डोमिनेंट रहेगा, एक रिसेसिव। डिटेल में हम अभी बताएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि गुण अगले स्टेज पर अलग हो जाते हैं जो ब्लेंड हुए थे। और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे दो गुणों को पर्टिकुलराइज मानकर फिर हम उनकी स्टडी करेंगे कि दो गुण किस तरीके से नई जो ऑफस्प्रिंग उसमें ट्रांसफर होते हैं और वो गुण एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं या नहीं है पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखिए क्या होगा। हमने आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेंडल का समझाया था, उसी एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट लॉ बनाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, मेंडल कहता है अपने फर्स्ट लॉ के अंदर जब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं, जब उनका हाइब्रिड किया जाएगा तो दोनों से 50% कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन जब क्रॉस करने के बाद एक रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर जो रिजल्ट आएगा प्लांट एक ही कैरेक्टर शो करेगा और जो भी प्लांट का कैरेक्टर शो होगा इसका मतलब वो डोमिनेंस है। तो मेंडल कहता है, जिस हमने आपको दिखाया ये कैपिटल टी है, टाल प्लांट है, इसका जो गैमेट है कैपिटल टी है। ये ड्वार्फ प्लांट बोना प्लांट है, छोटा प्लांट, इसकी हाइट कम रहती है, तो इसका जो ट्रैक्ट है जीन है वो स्मॉल टी, ये गैमेट है। ये 50% कैरेक्टर रखेगा, ये भी 50%। लेकिन जब यहाँ मिक्सअप, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों से सेम गैमेट आएंगे, लेकिन रिजल्ट टाल प्लांट आएगा। अब सोच सकते हैं कि टाल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, तो बीच का रिजल्ट आना चाहिए। नो, रिजल्ट जो है एक आएगा। इट मीन्स क्या है, ये जो टालनेस का कैरेक्टर इसने अपने गुण को शो किया और इसने अपने गुण को शो नहीं किया। इसने अपने गुण को शो नहीं किया, इसने अपने गुण को शो किया, इसलिए ये प्लांट टाल प्लांट। तो यहाँ मेंडल कहता है कि जो प्लांट अपने असर शो करेगा, अपने गुण को शो करेगा, वो प्लांट डोमिनेंट, वो प्लांट क्या है, डोमिनेंट है। और जो प्लांट का कैरेक्टर शो नहीं होगा, इट मीन्स वो कैरेक्टर उसके अंदर रिसेसिव है। इट मीन्स यहाँ ये जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है, रिसेसिव, ये अपना असर शो नहीं कर रहा है। और ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट, ये अपना असर शो कर रहा, इसलिए प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुआ टाल प्लांट्स हुआ। तो मेंडल अपने लॉ के अंदर यही कहता है कि व्हेन अ प्लांट हैव पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड अदर प्लांट दैट also have particular character, when hybrid together they produce one type of plant. The character that is expressed in the plant, that character is known as dominant, and the character that is not shown their character, that factor is recessive factor. तो इस तरीके से
एक प्लांट का जो कैरेक्टर डोमिनेंट अपना असर दिखाएगा, दूसरा नहीं दिखाएगा। ये मेंडल अपने फर्स्ट लॉ के अंदर कहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंडल का सेकंड लॉ। ओके डियर, हम सेकंड लॉ पर जाने से पहले हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ेंगे, फिर हम लॉ सेकंड लॉ या सेकंड लॉ पढ़ेंगे मेंडल का। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ जो हमने अभी लॉ पढ़ा है कि एक गुण डोमिनेंट रहता, एक गुण रिसेसिव रहता, मीन्स एक फैक्टर एक जीन अपना असर शो करता, दूसरा नहीं करता। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में। देखिए, फर्स्ट है हार्मफुल कैरेक्टर हिडन बाय नॉर्मल कैरेक्टर। आप बहुत सारे क्या होता है कई बार, जिस मान लो एक गुड क्वालिटी की एक वैरायटी, एक फसल की नस्ल, अच्छी नस्ल है फसल की, उससे हमें एक लो वैरायटी की फसल को सुधार करना है। तो सुधार करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लो वैरायटी की फसल को, प्लांट्स को हाई यील्डिंग वैरायटी के प्लांट्स के बराबर में बोएंगे। उसके बाद में उनमें पॉलिनेशन कराएंगे। तो पॉलिनेशन से क्या होगा, जितने भी सीड बनेंगे और उनसे जो नया प्लांट तैयार होगा, उस प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे उस प्लांट के होंगे जो हाई यील्डिंग वैरायटी है। लो यील्डिंग वैरायटी के प्लांट का कोई असर नहीं होगा, सारे प्लांट हाई यील्डिंग वैरायटी के पैदा होंगे। तो वहां क्या हो रहा, जो हार्मफुल कैरेक्टर था लो वैरायटी का, वो रिसेसिव हो रहा, वो अपना असर शो नहीं कर रहा है। सेम है कि लॉ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जहां लॉ डोमिनेंस काम करेगा, वहां ऐसे बहुत सारे हार्मफुल कैरेक्टर इस लॉ के अकॉर्डिंग हिडन रह जाते हैं, और जो हाई यील्डिंग वैरायटी स्पीसीज है उसके असर शो होते हैं, इसलिए हाई यील्डिंग वैरायटी की स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। आपने देखा है गाय की नस्ल में सुधार करते हैं, भैंस की नस्ल में सुधार करते हैं। डेयरी स्ट्रेंथ कैसे करते हैं, हमारे मान लिया यहाँ एक देसी गाय है, देसी गाय 3-4 लीटर दूध दे सकती है मैक्सिमम। अगर उस देसी गाय का हम हाइब्रिड करा दें हाई यील्डिंग वेराइटी के बुल के साथ, तो उससे जो संतान पैदा होगी, जो फीमेल पैदा होगी, बहुत ज्यादा दूध देने वाली, क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आए हाई यील्डिंग वेराइटी के कैरेक्टर्स आए हैं, लो यील्डिंग वेराइटी के कैरेक्टर रिसेसिव हो गए हैं। एक ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट है, ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारी ऐसे रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं जो अगली संतान में ट्रांसफर नहीं होते। मान लो एक कपल है, कपल में एक मेल है एक फीमेल, एक मेल है एक फीमेल है। तो क्या होगा, मान लो उनमें से कोई एक आईडियोसी है, एक मूर्ख है, जैसे समाज में आप देखते हैं मूड है, जड़ है, उसको दिमाग नहीं है इतना, वो सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। मान लो उसमें से एक मेल या फीमेल में से कोई आईडियसी है, मूर्ख है, और दूसरा नहीं है, तो जो संतान पैदा होगी उसके अंदर वो आईडियसी का कैरेक्टर एक, यानी जो भी आईडियसी है उसका कैरेक्टर नहीं जाएगा, बल्कि जो गुड कैरेक्टर वाली कपल में होगा, जो भी गुड कैरेक्टर वाला, उसका कैरेक्टर जाएगा। तो ये आईडीसी का कैरेक्टर वहीं रिसेसिव रह जाएगा। इसी तरीके से डायबिटीज, मान लो शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी मान लो कपल मेल या फीमेल किसी को शुगर की बीमारी है, तो ये शुगर की बीमारी जो ऑफस्प्रिंग संतान पैदा होगी, चाइल्ड पैदा होगा इन कपल से, उस कपल के अंदर ये बीमारी नहीं जाएगी। तो मान लो एक के है तो दूसरे के नहीं है, तो जिसके नहीं है वो नॉर्मलिटी है, तो उसके कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे संतान के अंदर, उसका ये कैरेक्टर डायबिटीज हिडन रह जाएगा नॉर्मल, जो इनमें एक साथ जो नॉर्मल होगा उसकी वजह। तो इस तरीके से कैरेक्टर वहां छुप जाएगा, रिसेसिव रह जाएगा। इसी तरीके से हीमोफीलिया यानी ब्लड ने जब मान लीजिए कटपट लगा है बॉडी के अंदर, तो ब्लड बहुत ज्यादा रिलीज होता है, इस तरीके की बीमारी हीमोफीलिया कहलाती है। तो हीमोफीलिया की बीमारी मान लो किसी एक को है दूसरे को नहीं है, तो संतान में ये गुण जाएगा नहीं, ये रिसेसिव रह जाएगा, क्योंकि नॉर्मलिटी की वजह से। अगर दोनों में है तब ये ट्रांसफर हो जाए, अगर एक में है तो नहीं होगा, क्योंकि वहां ये गुण रिसेसिव रह जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स लिविंग बीइंग के रिसेसिव रह जाते हैं, और जो डोमिनेंट गुड कैरेक्टर्स होंगे
वो अपना असर शो करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। डियर स्टूडेंट, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के आधार पर कुछ कैरेक्टर्स दिए, कुछ रिजल्ट दिए जो हमें याद रखने होंगे। आगे चलकर हम बहुत सारे इस तरीके के क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के दौरान कौन सा कैरेक्टर्स डोमिनेंट रहेगा, कौन सा रिसेसिव रहेगा, वो मेंडल ने हमें ऑब्जर्वेशन अपना दिया है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर 7 गुण हमें बताए हैं कि कौन से गुण पर कौन सा डोमिनेंट रहेगा, कौन सा रिसेसिव रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये रिजल्ट है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये कैरेक्टर्स दिए हैं जो हमें याद रखने जरूरी हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा है मेंडल ने। राउंड सीड्स डोमिनेंट टू रिंकल्ड सीड्स। मान लें हमारे पास दो बीज हैं, एक राउंड गोल बीज है, किसी भी प्लांट का गोल बीज है, एक झुर्रीदार। झुर्रीदार कौन सा होगा? वो बीज होगा जो कच्चा बीज होगा, जो पूरी तरीके से पका नहीं है। जब कच्चे बीज को आप सुखाएंगे तो उसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी, एकदम राउंड नहीं रहेगा। तो राउंड सीड और रिंकल्ड सीड दोनों को अगर पास पास में बोएंगे, उनसे एक प्लांट पैदा होंगे। जब उनका क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद कैरेक्टर्स जो आएंगे नई स्पीसीज में, जो सीड बने नए, उनको जब बोएंगे, उनसे जो नई संतान पैदा होगी, उनमें कैरेक्टर्स उस प्लांट के आएंगे जिस प्लांट का सीड येलो राउंड था, बिल्कुल गोल था। झुर्रीदार वाला प्लांट जो वीकनेस के साथ ग्रो करेगा, और जो बीज राउंड वाले सीड का होगा जो प्लांट, वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस के साथ ग्रो करेगा। तो प्रोग्रेस में काफी चेंजेस रहेगा। तो जो गुड प्रोग्रेस करेगा प्लांट, वो करेक्टर शो होगा। वही यहाँ कहा गया है कि राउंड सीड जो है वो डोमिनेंट रहेगा रिंकल्ड सीड के ऊपर। नेक्स्ट मेंडल ने कहा येलो कोटिलेडन डोमिनेट टू ग्रीन कोटिलेडन। यहाँ भी सही है। वो मान ले कोई प्लांट है, कोटिलेडन से दो कोटिलेडन है, और वो मान लो कोटिलेडन मान लो अगर किसी का पीले कलर का है, एक एक प्लांट के सीड का कोटिलेडन पीले कलर का, दूसरे का ग्रीन कलर का। इट मीन्स क्या है कि ग्रीन कलर का जो प्लांट है उसका कोटिलेडन पक्का नहीं है, हरा था और उसको उस समय काट लिया तो ग्रीन ही रहेगा। लेकिन पीले का मतलब पूरी तरीके से सीड पका है। तो उन दोनों को जब पास पास में बोएंगे तो जो सीड बनेगा, बोने पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनेगा वो येलो कलर का सीड बनेगा, ग्रीन कलर का नहीं बनेगा, येलो कलर का बनेगा। इट मीन्स क्या हो गया? येलो कोटिलेडन डोमिनेंट रहेगा ग्रीन के ऊपर, यानी येलो का असर शो होगा, ग्रीन कोटिलेडन का असर शो नहीं होगा। नया सीड जो बनेगा उसके कोटिलेडन पीले कलर के होंगे, ग्रीन कलर के नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, कलर्ड सीड कोट डोमिनेंट टू व्हाइट सीड कोट। मान ले कोई ऐसा बीज लिया हमने, उसकी बाहरी जो कोट है, एक सीड के बाहरी कोट अलग कलर की कलर्ड है, येलो कलर हो सकता है उसका, रेड कलर हो सकता है, दूसरा और कलर हो सकता है। ऐसा सीड और दूसरा सीड व्हाइट कलर का है, दूसरे सीड की जो बाहरी कोट बाहर ले रहे हो सफेद कलर की। जब उनको बोएंगे, उनसे जब नई संतान पैदा होगी, नए सीड पैदा होंगे, तो वो जो सीड पैदा होंगे वो कलर्ड सीड पैदा होंगे, कलर्ड सीड पैदा होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कलर्ड सीड जो है व्हाइट सीड के ऊपर डोमिनेटेड है। नेक्स्ट मेंडल ने अपने रिजल्ट के आधार पर बताया इनफ्लेटेड पॉट डोमिनेंट टू रिंकल्ड। मटर का प्लांट है, उसकी फली है, एक फली बिल्कुल नॉर्मल और स्वस्थ है, एक फली जो है वो रिंकल्ड है, कटफट लगा हुआ उस फली में, वो हेल्दी नहीं है। दोनों का जब सीड होगा, उन सीड को बोएंगे तो दोनों के सीड ग्रो तो करेंगे, लेकिन जब पास पास में बोएंगे, क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, तो जो नया सीड बनेगा उनमें जो फली आएगी वो बिल्कुल इन्फ्लेटेड आएगी, स्वस्थ फली आएगी,
कटी फटी फली नहीं आएगी। इट मीन्स इन्फ्लेटेड पॉड डोमिनेंट टू रिंकल्ड। नेक्स्ट क्या है, ग्रीन पॉड डोमिनेंट टू येलो। ग्रीन पॉड हरे रंग की जो फली है वो ज्यादा डोमिनेंट है येलो कलर की। क्यों? क्योंकि येलो कलर के क्या होता है, प्लांट फली पकने से पहले टूट जाती है तो उसका कलर पीला पड़ जाएगा, उसका जो सीड है वो भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो जो ग्रीन पॉड होगी उसका सीड हेल्दी रहेगा, बाद में वो अच्छी तरीके से पकेगा। तो इस तरीके से अगर बीज है, मान लो ग्रीन पॉड का बीज है, एक पीली कलर के जो पूरी तरीके से बीज पका नहीं है, उनको जब बोएंगे तो जो संतान जो बीज बनेगा, बोने के बाद उनका हम प्लांट्स को बराबर में बो देंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो सीड आएगा उसकी जो फली आएगी वो बिल्कुल ग्रीन पॉड आएगी, स्वस्थ आएगी, येलो पॉड वाली जैसी। जो एबनॉर्मल जो बीज है इस तरीके का बीज नहीं आएगा। इट मीन्स क्या, इन्फ्लेटेड पॉड जो है डोमिनेंट टू रिंकल पॉड, सॉरी ग्रीन पॉड डोमिनेंट टू येलो पॉड। नेक्स्ट, एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट टू टर्मिनल फ्लावर। एक्सियल फ्लावर का मतलब मान लीजिए एक प्लांट है, इस प्लांट की टहनी में अगर फ्लावर इस तरीके से आ रहा एक ही सेक्शन से, इस तरीके से फ्लावर, ये एक्सियल फ्लावर है। और मान लो फ्लावर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इसके बाद में यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये एक्सियल है। ये फ्लावर इस तरीके से अगर फ्लावर है तो वो एक्सियल टर्मिनेशन में है, ठीक है, एक्सियल फ्लावर है। तो ये एक्सियल फ्लावर, और ऐसे साइड बाय साइड से निकल रहे हैं तो फ्लावर इस तरीके के फ्लावर आएंगे तो ज्यादा आएंगे। यहाँ कितने सारे फ्लावर है, फिर यहाँ कितने, यहाँ ज्यादा आएंगे, ये कम फ्लावर आएगा। तो इस तरीके से एक्सियल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है टर्मिनल फ्लावर से। मान ले हमने मटर के दो प्लांट बो दिए, एक प्लांट के अंदर एक्सियल फ्लावर आता है, दूसरे के साथ टर्मिनल फ्लावर आता है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब नए सीड बनेंगे उनको ग्रो करेंगे तो उनके अंदर जो फ्लावर आएंगे सभी एक्सियल टाइप के फ्लावर आएंगे, ये नहीं आएंगे। इट मीन्स एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट टू टर्मिनल फ्लावर। लास्ट जो है लॉन्ग स्टेम डोमिनेंट टू शॉर्ट स्टेम। लॉन्ग स्टेम का मतलब हुआ ये टालनेस और ड्वार्फनेस। मान ले हमने मटर का एक प्लांट बोया, उसकी हाइट ज्यादा है, दूसरे की हाइट कम है, दूसरे की हाइट कम है, एक की हाइट ज्यादा है। जब इनका क्रॉस कराएंगे, इनमें जब सीड आएंगे, सीड को जब बोएंगे तो इनसे जो संतान पैदा होगी वो टाल प्लांट है। कैसा आएगा? टाल आएगा, बड़ा आएगा। तो इट मीन्स क्या है, जो तना है लंबा आ रहा है, उसके अंदर लंबा तना आ रहा है, तो उसको कहेंगे हम लॉन्ग स्टेम इज डोमिनेंट टू शॉर्ट स्टेम पर डोमिनेंट है, ये रिजल्ट आएगा। इस तरीके से लॉन्ग स्टेम डोमिनेंट टू शॉर्ट स्टेम। तो ये मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर दिए। इनको हम कहते हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम कई सारे तरीके के क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, वहां आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस किसके ऊपर कौन डोमिनेंट रहेगा, कौन रिसेसिव रहेगा, उस हिसाब से रिजल्ट आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके लर्नर, नेक्स्ट टॉपिक इज डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर। व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन डोमिनेंट फैक्टर एंड रिसेसिव फैक्टर? क्या डिफरेंस है डोमिनेंट? हमने यहाँ जैसा आप देख रहे हैं टाल प्लांट है या ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, दोनों के गैमेट्स हाफ हाफ होंगे, हाइब्रिड करने के बाद टाल प्लांट आएगा। अब ये टालनेस का जो कैरेक्टर इसने तो अपना असर शो कर दिया, इसने नहीं किया। तो यहाँ कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन डोमिनेंट फैक्टर एंड रिसेसिव फैक्टर? ये डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर में क्या डिफरेंसेस हैं? तो फर्स्ट, जो डोमिनेंट फैक्टर है वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर की प्रेजेंस में भी अपना असर शो करेगा, बट जो रिसेसिव फैक्टर ये फेल हो जाएगा, अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, अपने गुणों को शो नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है डोमिनेंट फैक्टर फॉर्म कंप्लीमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। जो ये डोमिनेंट फैक्टर है जब ये हाइब्रिड करेगा तो ये अपनी कंप्लीमेंट पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो पूरी कंप्लीट करेगी, या ऐसा एंजाइम जो इसके कैरेक्टर्स को शो कराएगा तो ये अपना एंजाइम कंप्लीट बना लेगा, तो इसलिए ये अपना असर शो करेगा। बट अगर हम बात करें रिसेसिव फैक्टर की तो इसके अंदर इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। तो डिफेक्टिव है तो अपना असर शो नहीं करेगी स्टूडेंट, या उसके अंदर एंजाइम बनेगा नहीं, इस फैक्टर का एंजाइम नहीं बनेगा, तो इस तरीके से रिसेसिव फैक्टर अपना असर शो नहीं करेगा। तो इसी तरीके से कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट फैक्टर है, स्मॉल टी रिसेसिव है, ये अपना असर शो करेगा, ये अपना असर शो नहीं करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इन बिटवीन डोमिनेंट फैक्टर, मींस यहाँ हम कैपिटल टी को डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे, यहाँ रिसेसिव स्मॉल टी को हम रिसेसिव फैक्टर कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें, हम जो वीडियोस बना रहे हैं इन वीडियोस को आप कंटिन्यू पाने के लिए, कंटिन्यू का नोटिफिकेशन, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लगातार मतलब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट।